हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि मॉक टेस्ट का ये 58 नंबर वीडियो है, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को इसमें लिया है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और ख़ास करके कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बेसिक और एडवांस दोनों तरीके से करने का कोशिश करूँगा, जिससे कि हो सके सभी को समझ में आ सके। ओके, तो आप लोग बने रहिए और देखिए। हालांकि ये वीडियो देखिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अदर जगह से देखने से बेहतर है कि आपको यहाँ पर कुछ अलग मिलने वाला है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक स्टूडेंट हैं, बिल्कुल ही मैथ और रीजनिंग में कमज़ोर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो ज़रूर ही फ़ायदा पहुँचाएगा। तो देखिए, तो चलिए करते हैं कोशिश। और हाँ, कॉपी कलम लेकर आप लोग ज़रूर बैठा कीजिए, जिससे कि आपको जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरे करने से पहले आप वीडियो रोक कर कीजिए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, या नहीं होगा तो आप देख सकते हो, सीख सकते हो, है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो क्यों टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ज़रूर कीजिए। तो देखिए, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक ब्याज दर से एक दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। तो प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक तो बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर पहले ब्याज निकालिएगा कि कितना निकला, फिर इसी पर यानी 6.25% निकालिएगा, फिर जाकर अंतर निकालिएगा, तब निकलेगा आंसर, है ना। जैसे मेरा कहने का मतलब, मैं बेसिक तरीका कराने का कोशिश करता हूँ। समझिएगा कि आपके पास मूलधन जो है 5,000 है, ठीक है, और रेट है पहले 4% और फिर टाइम है 2 वर्ष, ठीक है, टाइम 2 वर्ष है। तो यहाँ से आप एसआई निकालोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर एसआई जो भी निकलेगा, फिर दूसरे स्थिति में सेम टू सेम कंडीशन लेना है, सिर्फ रेट को चेंज करना है। वहाँ से जो भी एसआई निकलेगा और उन दोनों का अंतर निकालिएगा, तब जाकर निकलेगा। लेकिन इतना करने से बेहतर है थोड़ा सा आप सोच कर देखिएगा। 4% तो यहाँ है ही, यानी जो पहला व्यक्ति 4% पर ले रहा है, लेकिन वही व्यक्ति 6.25% पर आगे दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। इसका मतलब वो सीधा सीधा कहने का मतलब कि 2.25% का फायदा कर रहा है। यानी जो ये 4% पर पहला व्यक्ति ले रहा था और वो दूसरे व्यक्ति को इतना पर दे रहा है, तो परसेंटेज में सिर्फ अंतर का है। इसी अंतर का परसेंट आप इसका निकाल लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। जैसे 5,000 का 2.25% निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं तो आप कर देखिए। तो इसका मैं निकालूं तो ये 5,000 गुना 2.25 परसेंटेज के लिए नीचे में 100, और इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो और नीचे में 2 जीरो, है ना। तो सोल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। ये 2 जीरो गया काम से, 1 जीरो और गया। 1 जीरो है तो रहने देते हैं ताकि भाग लगाने में आसानी होगा। 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11। 1 जीरो नीचे में है तो ऊपर में 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आपका राइट आंसर। तो मेरे अनुसार उतना करने से बेहतर है सिर्फ
परसेंटेज का ही अंतर निकाल के इसका आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वही हो जाएगा कि जो पहला व्यक्ति जो उधार लिया था उसको इतना रुपया का लाभ हो गया, है कि नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है 309 रुपये है और साधारण ब्याज 300 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो 300 रुपया मिलता है, और वही राशि को अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते हैं तो 309 रुपया मिलता है 2 वर्ष में। तो आपसे दर पूछ रहा है कि रेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं CI और SI की बात करूँ, CI पहले SI और CI। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो देखिए, जो SI होता है और जो CI होता है दोनों सेम लगता है, दोनों सेम कहने का मतलब कि एक वर्ष में अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे या चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे दोनों इक्वल आता है। तो मैं फर्स्ट वर्ष में अगर कहूँ कि ये 2 वर्ष का है तो पहला वर्ष साधारण ब्याज कितना लगा होगा, 150, है कि नहीं, और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना लगा होगा, 150। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर मैं दूसरे ईयर में बात करूं तो साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, साधारण ब्याज हर साल सेम लगता है। अगर पहले साल 150 लगा तो यहाँ भी 150 लगेगा, तब जाकर ये 2 वर्ष में 300 हो रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो दूसरे वर्ष में ये 150 तो लगेगा ही लगेगा, और प्लस में अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कहने का मतलब 300 आया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज रियल में दिया कितना है, 309। इसका मतलब 9 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये 9 रुपया एक्स्ट्रा किस पर आ रहा है, इस 150 पर भी ब्याज आ रहा है। कहने का मतलब कि जो ये पहले वाले जो 150 था फर्स्ट ईयर का, इस पर भी 150 यानी ब्याज लग रहा है। तो सिंपल सा इसी पर जो है आप ब्याज निकाल दीजिए। तो 9 रुपया ब्याज लग रहा है किस पर, 150 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करना है। तो बस इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आ जाएगा आंसर। तो 10 × 90 और 15 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं, नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं दोस्त। लेकिन कोशिश कीजिएगा तो समझ सकेगा। नेक्स्ट चलिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की 3 क्रमिक छूटें मिलकर कितनी समतुल्य छूट ने 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित के बराबर है। तो कहने का मतलब कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, उस पर 25% का 3 बार क्रमिक छूट दिया है। लेकिन हालांकि यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं कि अंकित मूल्य पर एक बार 25% दिया, दूसरे बार 30% दिया, तीसरे बार 40% दिया, तो समतुल्य एकल छूट क्या होगा। लेकिन यहाँ पर कहा है कि तीनों बार 25% की छूट दिया है, तो फिर समतुल्य छूट यानी समतुल्य एकल छूट कितना दिया होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या, वो वाले पुराने वाले तरीके को भूलिए और इससे करने का कोशिश कीजिएगा जिस तरीके को मैं बता रहा हूँ। अब इस 25% को पकड़िए, 25%। अगर मैं 25% की वैल्यू को देखूं तो ये क्या होगा, 1/4, यानी 4 से 1 घट रहा है, 1 छूट मिल रहा है, 4 पर 1 छूट मिल रहा है। इसका मतलब 4 का समान 3 में मिल रहा है। लेकिन एक बार में हमें कह रहा है कि 3 बार क्रमिक छूट चाहिए, 1 बार नहीं, 3 बार।
तो 3 बार कह रहा है तो इसका पावर 3 करना है, पावर 3 करना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ से इन दोनों का अनुपात लेना है कि ये प्रारंभिक मार्क प्राइस था और यहाँ छूट देने के बाद आपको ये मिल रहा है, यानी कह सकते हो कि एसपी ये आपका है, यानी ये अंकित मूल्य, ये सेलिंग प्राइस। तो आप देखिए तो यहाँ पर इसका ये 64 और ये 27, यानी 64 का सामान अब उसे 27 में मिल रहा है। तो देखा जाए तो कितना की छूट हो रहा है, तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए। 14 में 7 गया 7, 5 में 2 गया 3, 37 की छूट मिल रहा है, यानी यहाँ पर टोटल उसको 37 की छूट मिल रहा है 64 पर। किस पर? 64 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए। अब इसको कटाइए पिटाइएगा तो ये 57.8, एक एक्स्ट्रा और भी अंक आएंगे, लेकिन 2 अंक 2 दशमलव तक का है। मैंने पहले ही कटाया क्योंकि इस तरह से भाग लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, चाहे हम रहे चाहे आप रहे, कोई भी रहे, प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही कटा लिया था। तो 5781% ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो सेम परसेंटेज दे दिया कि तीनों छूट 25% की हो। अगर कह दे कि, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कह दे एक छूट 25% का है, दूसरा छूट 20% का है और तीसरा छूट मान लेते हैं 50% का हो, तब एकल छूट क्या होता? तब एकल छूट क्या होता? तो इस स्थिति में आपको कैसे निकालना था? तो देखिए 25% का मतलब 1/4, यानी 4 पर 1 छूट तो 3। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 छूट, तो 5 पर 1 छूट मतलब 5 का सामान 4 में मिल रहा है। और तीसरा छूट का मतलब 50% है, तो 50% का मतलब 1/2, यानी 2 पर 1 की छूट मिल रहा है, तो 1 में मिल रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए, इधर इसको गुना कर दीजिए, तो 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, और इधर 4 तिया 12, 1 12, यानी 40 के समान 12 में मिल रहा है। तो एकल छूट यहाँ से आप निकाल सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे करने से जल्दी आंसर आएगा, बात समझ रहे हो, ना कि ऐसे। जैसे इसका एक और तरीका ये हो सकता था कि 100 का कोई वस्तु था, उस पर तीनों बार जो है कि 25% की छूट मिली, यानी 75/100 गुना 75/100 गुना 75/100 माइनस 100, इस तरह से करके निकालिएगा तब जाकर निकलेगा। तो इससे बेहतर इन सब तरीकों से कीजिए, जल्दी आंसर आएगा, और ये एक अच्छा तरीका है। तो करने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, और क्या बताऊं। तो चलिए नेक्स्ट बनाइए मेरे भाई इस प्रश्न को। इस प्रश्न में कुछ नहीं है। यदि ए और बी के आयु का अनुपात देखा जाए तो 5 और 6 है, और उनके आयु का योग 55 है, तो ए की आयु क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल सा ए है और बी है, इसका अनुपात में देखा जाए तो 5 और 6 है। तो मैं अगर अनुपात का ही योग देखूं तो 6 और 5 और 6 कितना? 11, अनुपात 11 हुआ। और जो रियल में देखा जाए तो इन दोनों का योग 55 है। ठीक है, तो हमें ए के बारे में पूछा है, यानी 11 अनुपात की वैल्यू 55 है, हमें ए के बारे में पूछा और ए का अनुपात कितना है? 5, तो हमें 5 अनुपात की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ 11 से भाग दे दीजिए ना, तो ये 5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो हम इसको 5 अनुपात बना सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि हमें ए की आयु चाहिए। तो यहाँ से ये 5 हो जाएंगे, 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो इसको भी आप 5 से गुना कर दीजिए, तो ये 25। तो ये सब तरीका सही है, इससे क्या कीजिए। और मेरे उम्मीद से ये सब तरीके तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वह कहीं ना कहीं एक्स मान के करते होंगे, तो बेकार है। ऐसे कीजिए, जल्दी हो जाएगा और
क्या बोलूं, नेक्स्ट देखिए 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलो मक्का खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े है तो 300 किलो मक्का कितने दिन तक चलेगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर W1 M1 W1 ये सब लगा सकते हैं, जैसे कि MDH का फार्मूला M1 D1 अपॉन W1, उसके बाद M2 D2 अपॉन W2, ये फार्मूला। हालांकि आप लोग यहाँ पे H1 भी सुना होगा, H2 भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर H की कोई ज़रूरत है नहीं। M मतलब होता है मेन, यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। D मतलब दिन, कितने दिन कर रहे हैं। यहाँ पर आदमी तो है नहीं, घोड़ा है, तो चलिए घोड़े को आदमी मान लेते हैं। तो 42 और पहले दिन कितना लग रहा है 27। तो अब W1 का मतलब होता है कि कार्य, पहले लोग कितना कार्य कर रहे हैं, चाहे वह दीवार बनाने की बात कर रहा होता या कुछ काम करने की बात कर रहा होता, तो वो तो यहाँ पर कोई दीवार उवाल है नहीं, लेकिन मक्का खाने की बात कर रहा है कि 270 केजी खा रहा है, तो उसी को मैं कार्य मानूंगा 270। ओके, तो अब यहाँ पर M2 क्या होगा, M2 बाद में कितने घोड़े आए हैं 21। D2 पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे स्थिति में दिन को निकालने बोल रहा है, तो D2 यहाँ पर निकालना है। W1 ना W2 ये 300 किलो खाना है, तो बस इसको कैलकुलेट कीजिए आपका आंसर। तो ये 10 टाइम में ख़त्म, 1 0 ख़त्म, और 21 दूनी 42, तो घुमा फिरा के D2 बराबर 30 दूनी 60 आ गया। तो इतना सा कैलकुलेशन तो आता ही होगा सबको, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, ये प्रैक्टिस के मकसद से ये जो सीरीज चला रहा हूँ कि आप लोगों का, मैं मानता हूँ कि आप लोग सभी कुछ पढ़ चुके हैं, आपकी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो नहीं पढ़े हैं तो वो सीख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बने रहिए और जारी रखिए और समझिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 27 पर पावर 20 भागा 27 पर पावर 10, तो बराबर में 3 पर पावर k है, तो k का मान क्या होगा, यानी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या हुआ नहीं है। ओके, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा जब बेस दोनों का समान रहता है तो पावर घट जाता है, m माइनस n। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए 27 पर पावर 20 भागा 27 पर पावर 10 है, बराबर 3 पर पावर k है, यही ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पावर घट जाएगा, यानी 27 पर पावर 20 माइनस 10, क्योंकि भागा में पावर घटता है, और 3 पर पावर k ये है। तो यहाँ से देखा जाए तो 27 पर पावर घटकर कितना आ गया 10, और इधर 3 पर पावर k, 3 पर पावर k हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ बेस में 3 है, तो इसको भी 3, 27 को 3 बनाने का कोशिश कीजिए। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और इस पर भी पावर 10 है, अगर यहाँ देखा जाए तो इस पर भी पावर 10 है। तो जब पावर पर पावर रहता है तो इसका मतलब ये गुना हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 3 पर पावर 3 आया और उस पर भी पावर 10 है, तो ये कहने का मतलब ये आपका 3 पर पावर के, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 30 बराबर इधर 3 पर पावर के। तो जब बेस समान तो बेस खत्म, तो के बराबर सीधा सीधे 30, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, यह सब क्वेश्चन
ऑप्शन से बनाने लायक क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि इन सब क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व किया जाए। जैसे कहने का मतलब कि 2 अंकीय एक संख्या में इकाई अंक 3 है और अंकों का योगफल का 1/7 है। अंकों का योगफल जो संख्या का 1/7 है। ठीक है, तो देखा जाता है कैसे किया जाए। तो सबका इकाई अंक 3 होना चाहिए, जो कि इसमें सब में 3 है। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये कितना बन गया 10, इनको जोड़ दूं तो ये कितना बन गया 9, इसको 8, इसको 7। तो इसके इस संख्या का यानी कहने का मतलब इन संख्या का 1/7 करूं तो ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इसका मैं 1/7 करूं तो ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आप 63 का 1/7 कीजिएगा, 63 का 1/7 कीजिएगा तो ये जाकर 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 9 है। तो ये ऑप्शन राइट है। बात समझ रहे हैं? तो इन सब क्वेश्चंस को तरीके से ना बनाकर थोड़ा सा ऑप्शन का सहायता ले लेना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होगा, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें, भले ही वो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गया था जिसको मैंने आज इस वीडियो में ले लिया है। तो सभी क्वेश्चंस को करेंगे, लगभग इसमें 40 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं, 40 प्लस रहेगा। तो देखिए, और हाँ, अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो हो सकता है कि आप पहली बार आए हो, या आप पहले से हैं तो अच्छी बात है। अगर पहली बार आए हैं तो थोड़ा देर रुकिए, और अगर पसंद आया है तो और चाहते हैं कि हाँ आगे मेरे साथ कंटिन्यू रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अगर पसंद आएगा तो लास्ट में एक लाइक करके चले जाइएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर अगर पसंद आएगा। तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, लेकिन अगर आए तो थोड़ा सा कहने का मतलब थोड़ा सा हमारा मेहनत को समझिए। एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है दोस्त, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। और क्या हुआ, देखिए, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला आपको लोगों को पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही ना, दूरी बटे समय। तो हमें दूरी निकालना है। तो दूरी कहने का मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो यानी 120, और ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो भी, क्योंकि देखिए जब ट्रेन चलेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करेगी। तो दूरी मतलब टोटल दूरी। तो यहाँ से ये 220 मीटर, और हमारे पास समय दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, और सभी के सभी SI यूनिट में दिया है, लेकिन आंसर कुछ अलग पूछ दिया है, किलोमीटर पर घंटा में पूछ दिया है। तो इसको किलोमीटर पर घंटा में फाइंड करना है, हालांकि पहले मीटर पर सेकेंड में ही फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो एक चीज़ तो पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपका दूरी कितना है, 220। हम चाल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्पीड, है ना। तो और समय कितना है, 10। तो ये मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, क्योंकि ये मीटर में और ये सेकेंड में, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर घंटा में। किलोमीटर पर घंटा में कहने का मतलब इसको चेंज करना है, तो 18/5 से गुना करना होगा, यही ना। तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये गया कम से, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है और यही राइट होगा। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि ये 5 किसी को प्रॉपर नहीं काट पा रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट में आएगा। हालांकि आपकी इच्छा, अगर कटाना चाहो तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39/5, और इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 5 7 35, बच गया 4, 5 9 45, 79 आया। बाद में तो 2 अइबे करेगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
चलिए कीजिए इस क्वेश्चंस को। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त करते हैं क्या है, पहले आर निकालते हैं, फिर जाकर उस आर को दूसरी स्थिति में पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर उस तरह से नहीं कहूँगा कि इस तरह से कीजिए, मैं कहूँगा कि आर बराबर आप फार्मूला ही थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि अगर ब्याज दर की जो अगर फार्मूला देखूँ, ब्याज दर बराबर तो होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना समय। ये चीज लगाने से आपका जल्दी आंसर आएगा। क्यों, देखिए मैं इस बात को आपसे बताने का कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश। हालांकि है तो वही फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 है, वही फार्मूला है, लेकिन वहाँ से आपको अलग से रेट निकालना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में रेट को एक ही जगह स्थिर रख के आराम से जल्दी आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए हमने क्या कहा कि ब्याज दर बराबर इतना लिखना है, तो 64 रुपये 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 86 रुपये 4 वर्षों में ब्याज की समान वार्षिक दर पर कितनी हो जाएगी। यानी जो भी ब्याज निकलेगा उसी को पुट करना है 4 वर्ष में और 86 रुपये पर। ठीक है, तो चलिए पहला स्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ से ब्याज दर अगर हमें निकालना होगा तो ब्याज कितना होगा, यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो इसका अंतर ही ब्याज होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ अंतर ही ब्याज होगा। इस फार्मूले को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटाइए तो 2 पॉइंट और 13 4 गया 9 1 यानी 19.2 ब्याज आ रहा है। इन 64 और 83.2 का 19.2 अंतर है और यह ब्याज है गुने में 100 अपॉन मूलधन यही तो है 64। पहला स्थिति में मूलधन कितना है 64 और समय 2 वर्ष। तो ये ब्याज निकल गया। भले ही मैं इसे अभी कैलकुलेट नहीं किया हूँ, लेकिन है तो ब्याज ही, ब्याज दर बराबर ही फार्मूला था। तो आपका जवाब होगा हाँ। तो ब्याज दर बराबर जो फार्मूला है वही चीज इस स्थिति पे पुट कर देते हैं। तो अब बराबर में ब्याज दर बराबर फार्मूला हमें पता है कि ये होता है, तो दूसरे स्थिति में फिर पुट कर देते हैं। तो इस स्थिति में ब्याज कितना है हमें नहीं पता, ब्याज कितना है हमें नहीं पता, तो मान लिए x है गुना में 100 क्योंकि सूत्र में है, और मूलधन इस स्थिति में कितना है 86 रुपये और गुना में समय, नीचे क्या है समय, तो इस स्थिति में समय कितना है 4। जब इस तरह से पुट कीजिएगा तो डायरेक्ट आप x का वैल्यू आपका निकलेगा, है कि नहीं। और x ही वो क्या है, ब्याज ही तो है, हमने x को ही ब्याज माना था और ये भी यहाँ पर क्या है ब्याज ही तो है। तो दोनों स्थिति में सेम, दोनों को बराबर कर दिया और आंसर आप जल्दी कटा कर ला सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए अब आसानी से कैसे कटा, 100 से 100 खत्म, है कि नहीं। 64 से ये 0.3 बार में गया कम से, और कुछ कटेगा क्या, ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो चलिए अब इन सबको गुना कर देते हैं। तो x बराबर क्या आया 86 गुना 2 गुना 0.3 को हटाइएगा तो नीचे में 10। ठीक है, इसको कटाइए मत, इसको रहने दीजिए नीचे 10। अब गुना कर लेते, 3 दूनी 6, 6 गुना 86 तो 6 6 के 36 और 8 6 का 48 3 51, यही ना, 3 दूनी 6, 6 6 के 36, 8 6 का 48 3 51, तो 51.5 आ गया। 100 से भागा में 10 से मैंने भागा भी दे दिया, तो ये आया, ये आपका ब्याज आया। तो यहाँ पर पूछा कि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पूछा कि कितनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 64 पर 83.20 हुआ, तो उसी तरह 86 पर ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ब्याज मिला और हमसे पूछ रहा है टोटल अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस SI, तो ये आपका SI निकला, x क्या निकला SI,
तो यहाँ पर पुट कीजिए। मूलधन इस स्थिति में कितना था 86 और प्लस का SI कितना निकला 51.6 और इनको ऐड कीजिए। देखिए आपका आंसर 6 6 7 यानी 6 के पॉइंट 6 के पहले 7 एक ही ऑप्शन में है और ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देख लीजिए 8 5 13 137.6। तो ऐसे आप फास्ट कर सकते हो और कुछ नहीं है। निकालने का आप उन से भी यानी उस तरीका से भी निकाल सकते हो, PRT लगाकर भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है ऐसे निकालिएगा तो अलग अलग पुट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ समय बचेगा और वो समय आप अलग क्वेश्चन में लगा सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम में 90 मिनट कब निकल जाएगा नहीं पता आपको। बात समझ रहे हैं। पता चलेगा कि 60 क्वेश्चन ही किए हैं और 90 मिनट पार हो गया। तो बेहतर है कि थोड़ा समय की बचत करने के लिए सीखिए। और वह कहाँ सीखिएगा, कहीं ना कहीं तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। यहाँ से शायद मेरे उम्मीद से रीजनिंग चालू हो गया। ठीक है, देखिए 24 का रिलेशन 48 से, तो 28 का रिलेशन किससे होगा? अगर यहाँ से देखा जाए तो दुगुना है और इधर दुगुना करेंगे तो 56 और 56 ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ तो अलग है कि नहीं? तो कुछ क्या अलग होंगे, चलिए देखते हैं कुछ क्या अलग होंगे। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो 4 में 2 को घटाइए, कितना बचेगा 2 और 2 गुना 24 कर दीजिए, क्या हुआ 48। उसी तरह 8 में 2 को घटाइए 6 और 6 गुना 28 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 48, 6 दूनी 12 4 16 168। तो ये आपका 168 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, मैं आपको घुमाने फिराने का काम नहीं करता कि सोचिए इसका क्या होगा नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको 5-10 मिनट सोचोगे तो आराम से बन जाएगा। अगर वो करना रहेगा तो आप वीडियो रोककर आराम से खुद से कर सकते हो, है कि नहीं? तो हमें आपको बहलाने फुसलाने का क्या मतलब, है कि नहीं? तो नेक्स्ट देखिए दोस्त, यही सब मेरे में और अदर में अंतर देखने के लिए मिलेंगे। मेरे कराने के तरीके में और दूसरे के कराने के तरीके में बहुत सारे डिफरेंट मिलेंगे दोस्त। जो दोस्त, मेरा कहने का मतलब, जो अभी आपको पेड क्लास में नहीं मिलेगा वो चीज़ मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, क्योंकि हमें पता है दोस्त पेड क्लास में क्या मिलता है, क्योंकि मैंने भी पेड क्लास लिया है, वो भी बेस्ट बेस्ट टीचर सबसे। अनअकैडमी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे और उसकी फी भी कितनी हाई रहती है वो भी आपको पता होगा। तो दोस्त, उन सब तरीकों को अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसा चीज़ सिखाऊंगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लास्ट में थैंक यू ज़रूर कहिएगा जब अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो, क्योंकि आप सोचिएगा कि नॉर्मल तरीका A+B का होल स्क्वायर लगाकर उन सब से एग्ज़ाम निकलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो बेहतर है कुछ नया तरीका सीखिए। कथा अंजलि एक कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकती है, बानू इसे 5 दिन में कर सकता है। वे मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो इसके लिए तो एक तरीका तो मैंने LCM मेथड सिखाया था। मैं यहाँ पर जब इस तरह का स्थिति, बानू इसे मिलकर, बानू इसे 5 दिन में कर सकता है, तो वे मिलकर एक साथ कितने दिनों में था? हाँ, तो इसके लिए आप लगा सकते हो, जानते हैं क्या फॉर्मूला? समय बराबर XY बटा X + Y। सिंपल सा, आराम से निकल जाएगा। यहाँ LCM मेथड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि LCM मेथड एक अच्छा तरीका है, उससे आसानी से आपका आंसर निकलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट इस तरीके से निकलेगा। लेकिन सवाल को ध्यान से देखिएगा कि कहा क्या रहा है। दोनों का अलग अलग होना चाहिए कि एक व्यक्ति 10 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 5 दिन में कर रहा है।
तो दोनों मिलकर करे तब क्या होगा। ऐसा नहीं कि अंजलि 10 दिन में पूरा कर रहा है, बानू प्लस अंजनी मिलकर 5 दिन में कर रहा है, उस स्थिति में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो। हालांकि इस स्थिति में ये फार्मूला आसानी से काम करेगा। तो बस पुट कीजिए। तो x, इनमें से किसी भी वैल्यू को आप x मानिए, किसी भी वैल्यू को y मानिए, बस रखिए और आंसर। तो 10 गुना 5, फिर x प्लस y है यानी 10 प्लस 5, सोल्व कीजिए 50 और नीचे में 15। तो भाग दीजिए, क्या आता है 15 तिया 45, बच गया 5, फिर 5 पर 0, 15 तिया 45। अच्छा, ये दिन में है कि किस में है, तो चलिए उसको भी सोल्व करते हैं, दिन में भी निकालते हैं। यानी इसको देखा जाए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस बच गया 5/15, यही ना। तो ये किस में है, तो आपका जवाब होगा कि जो ये है दिन में है। और आपको पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि यहाँ ये दिन है। ये जो निकला आंसर है ये आपका दिन में निकला। क्या बात को समझ रहे हैं। तो ये आपका दिन में निकला है। तो हमें अब घंटों में भी चाहिए, तो ये मैंने घंटा में चेंज कर दिया। 3 दिन प्लस, इसको सोल्व कीजिए तो 3 से 8 बार में, 3 से 5 बार में, और ये 5 से 5 कटा, तो ये हो गया 8 घंटा। यानी 3 दिन 8 घंटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि दिन में कह रहा है कि घंटा में कह रहा है कि दिन घंटा में कह रहा है, उस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए, एक यात्रा को पूर्ण करने के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तब गति क्या होनी चाहिए यदि यात्रा समय 10 मिनट की कमी कर दी जाए, तब क्या होगा। तो ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमें दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से मैं अगर दूरी देखूँ तो कितना है, पहले स्थिति में स्पीड है 48 किलोमीटर पर घंटा, टाइम है 50 मिनट, लेकिन ये मिनट में है, तो ये तो किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको कहीं ना कहीं घंटा में चेंज करना होगा कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ करना तो होगा, तब ना जाकर ये किलोमीटर में आएगा। तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा लगा देते हैं, तो ये हो गया किलोमीटर। क्या बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ से कटा ये 6 × 8 = 48 और 8 × 5 = 40, दूरी बराबर 40 किलोमीटर आ गया, है ना। तो 40 किलोमीटर आ गया। तो अब कहता है दूसरे स्थिति में यही दूरी को 10 मिनट कम कर दिया जाए तो चाल क्या होगी। यानी अब स्पीड के बारे में पूछ रहा है। स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यही ना, दूरी बटे समय। ये अब निकालना है। दूरी तो उतने दूरी को पार करना है, लेकिन समय 10 मिनट कम, पहले 50 लग रहा था, अब 10 मिनट कम, इसका मतलब 40 लगेगा। कितना लगेगा, 40। लेकिन एक थोड़ा सा रुकिए, ये मिनट में है और यह आंसर किलोमीटर पर घंटा में है कि नहीं। तो इस मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा लगाइएगा, तो ये हो गया, घंटा में चेंज हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, 40 से 40 खत्म, ये 60 उठकर ऊपर चल जाएंगे, तो ये 60 किलोमीटर पर घंटा आ जाएंगे। तो अगर यूनिट में आपको प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा सा यूनिट पर आप लोग को काम करना चाहिए, नहीं तो मेरे उम्मीद से ये बिल्कुल समझ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट चलिए, दो संख्याएं जो 2:3 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो उनका योग कितना होगा। ठीक है, उनका योग
कितना होगा। तो एलसीएम यानी दो संख्या क्या क्या है ये सब। चलिए तो मान लेते हैं दोनों संख्याओं का अनुपात में है। तो एक संख्या को, पहला संख्या को 2x मान लेते हैं क्योंकि अनुपात में 2 है, और दूसरा 3x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। तो उसके बाद जो हमें दिया है एलसीएम दे दिया है, एलसीएम 48 दे दिया है। ठीक है, तो उनका योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा। तो चलिए योग ज्ञात करते हैं कि क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करें, तो इन दोनों संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करूं तो एलसीएम कितना होगा। तो चलिए एलसीएम आपने इस विधि से तो निकाला होगा, ये वाली विधि से, है कि नहीं, निकाला होगा। तो इस वाले विधि से एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों, जिस संख्या से दोनों कटता है उससे पहले आप कटाते हैं, है ना। तो ये x से दोनों कट रहा है, x से दोनों कट रहा है, तो ये 2 और ये 3। अब कोई कट रहा है क्या, नहीं। तो एलसीएम क्या होता है आपका, इन सभी का गुणनफल, यही ना। तो ये x गुना 2 गुना 3, यहाँ से मैं अगर समझाता तो आपको हो सकता था नहीं समझ में आए, लेकिन यहाँ से अगर मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है निश्चित ही समझ पाओ। तो देखा जाए तो ये कितना हो रहा है 6x, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 6x आपका एलसीएम हो रहा है, और रियल में दिया कितना है 48, तो इसकी वैल्यू 48 है, 6x की वैल्यू 48। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया 8। अब इन दोनों का हमें योग ही तो चाहिए, तो इसी का योग निकालिए। तो इनका योग अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, योग देखा जाए तो क्या हो रहा है 3 2 5x, योग क्या है 2x और 3x, 5x योग है। और हम तो इसी का हमें वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू तो हमें पता है कि कितनी आई है 8, तो 5 गुना 8, तो ये आपका 40 राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्त, मेरे साथ कल करते चलिए, जरूर है कि आप मैथ में महारत हासिल कर लेंगे, बात समझ रहे। तो देखिए दोस्त, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि इन सब तरीकों को अप्लाई कीजिए। ये कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला है औरों की तरह। मैंने भी दोस्त कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी का मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और ग्रुप डी का भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह के पूछे जाने की संभावना है। भले ही इस वीडियो में मैं थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन ले आऊँ, क्योंकि मैं कुछ वीडियो को देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि जिस वीडियो में मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन लिया है, थोड़ा मतलब कि ज़्यादा हाई लेवल का ले लिया है, तो दोस्त इग्नोर कर रहे थे। लेकिन फ़ायदा तो है उसमें, क्योंकि उनमें जो तरीका मैं बताया हूँ, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए, मेरा कहने का मतलब कि अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन कर लेते हो आसानी से, तो छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे निश्चित ही बन जाएगा, बात समझ रहे हो। तो मैं कोशिश किया था कुछ वीडियो में कि आपको थोड़ा टफ कराऊं, तो हालांकि चलिए टफ तक पहुंचाऊंगा, पहले बेसिक से थोड़ा 2-4 वीडियो में जो है नॉर्मल सब क्वेश्चन को लेता हूं, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल का लूँगा, उसके बाद फिर हाई लेवल का सबका क्वेश्चन लूँगा, लास्ट में जो है हाई लेवल का क्वेश्चन ले लूँगा। हालांकि ये प्रैक्टिस के लिए सुटेबल वीडियो है। तो देखिए, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्त, ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद मेरे द्वारा बनाया हुआ है, नहीं, ये क्वेश्चन कुछ खुद ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भले ही आपको लग रहा है कि ये एलपी टेक्नीशियन का प्रॉपर होगा, नहीं दोस्त, उससे भी बड़े बड़े
हाई लेवल का एग्जाम सबका क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो? जैसे कहने का मतलब जेई सबका क्वेश्चन, इस यानी मैं सभी टाइप के जो जितने भी रेलवे के एग्जाम प्रीवियस में हुए हैं उन सब से क्वेश्चन को निकालता हूँ, फिर मैं उसका पीडीएफ मतलब कि पीडीएफ वगैरह बनाकर कराता हूँ। तो ये टोटल जितने भी आप देख रहे हैं मेरे सीरीज का जो ये 58 नंबर जो वीडियो है, इन सारे वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लिया हूँ, ना कि कोई एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हैं? और रेलवे का एक रूल है, रूल बोल लीजिए, जो ये पैटर्न बोल लीजिए, जो भी, तो उसमें आप देखिएगा कि जो ग्रुप डी में पूछा गया वो एनटीपीसी में भी पूछा गया उस तरह के क्वेश्चन। भले ही हो सकता है डाटा चेंज किया हो, लेकिन क्वेश्चन की टाइप वही रहती है। बात समझ रहे? हो सकता है क्वेश्चन ऑफ नंबर ज़्यादा हो, लेकिन टाइप सेम रहता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिट हो सकता है कि रेलवे का कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे जो वीडियो है बेनिफिट हो सकते हैं। अन्यथा आपकी इच्छा दोस्त, मैं क्या करूं, आपको कूदना फुदकना ही है तो फिर क्या करें। और फुदकने वाले जो जीव हैं, बात समझ रहे हो, ज़्यादा दिन चल नहीं पाते, फुदकते ही रह जाते हैं। तो बेहतर है किसी, चाहे हम रहें चाहे कोई और भी रहे, कहीं एक जगह से आप तैयारी कीजिए, उनके तरीकों को सीखने का कोशिश कीजिए, वो बेहतर रहेगा, ना कि 10 जगह दौड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए, कितना ज्ञान की बातें करूं, ज्ञान तो बाबा भी देते हैं, है कि नहीं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। तो ज्ञान से याद आया कि आज मैं जो है एक चैप्टर पढ़ा रहा था 12th के स्टूडेंट को, बायोलॉजी के चैप्टर में। चलिए उस पर बाद में चर्चा करता हूँ, थोड़ा हंसी भी आएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न चुनना है। भिन्न चुनने का मतलब क्या, कुछ इन 3 ऑप्शन में सेम, कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा, 3 में से एक कुछ ना कुछ अलग होगा। तो देखा जाए तो सीधा सीधा यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है 7 का, और यही भिन्न है, बाकी बात किसी में स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो यही भिन्न है। अगर क्यूब बन रहा था तो क्यूब को मैं भिन्न लेता, बात समझ रहे हैं। अगर स्क्वायर और क्यूब में भिन्न देखने के लिए मिले तो आपको क्यूब चुनना है, बात समझ रहे हैं, ना कि स्क्वायर वाला। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर वाला है, उसी को भिन्न चुनना है। नेक्स्ट, हाँ आ ही गया जिस बात पर मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उसका एक वायरल वीडियो चला था बहुत दिन पहले, हो सकता है 2-3 महीने पहले। शादी होते ही पुरुष पहले रात से ही जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश का ज्ञान, यानी हमारे नीतीश जी का ज्ञान जो था, जो कहने का मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात इस बायोलॉजी के बुक में लिखा गया है, बात तो वही कर रहे थे हमारे नीतीश जी भी, जो नीतीश चाचा हैं वो भी वही बात कर रहे थे, लेकिन उनका करने का तरीका अलग था, जिसके लिए उनका मजाक बन गया। बात समझ रहे हैं? तो अगर इस तरीके से अगर वो कहते तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रहता और मजाक ना बनता। जैसे यहाँ पर कह रहा है, वायु संकलन या आंतरिक मैथुन जो एक अन्य विधि है जिससे कि पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य संकलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्यसेचन से बच सकता है। यही बात तो हमारे नीतीश चाचा भी कह रहे थे, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से कहें जिससे कि इनका मीम बन गया। तो मैंने सोचा चलिए जिस बात को नीतीश चाचा ने अपने लैंग्वेज में समझाया तो उसका किताबी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से और इस लैंग्वेज से कहना चाहिए था। देखिए दोस्त, ये सब कुछ दोस्त हमसे कमेंट किए थे कि आप अधिकतर सब्जेक्ट को कैसे कवर कर लेते हैं। जैसे मेरा देखिएगा तो मैं अगर कोई भी टेस्ट वगैरह लगाऊं
जैसे अदर 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 प्लेटफॉर्म पर, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा24 हो गया, तो किसी भी चीज़ पर अगर मैं टेक्स्ट बुक यानी टेस्ट लगाऊं तो मैं एवरेज से अच्छा अंक ला सकता हूं। जो अगर कहने का मतलब कि 30,000 40,000 बच्चे टेस्ट लगाए हैं तो उनमें से जो एवरेज अंक होंगे उससे मैं ज़्यादा ला सकता हूं। मेरी परसेंटाइल जो है 95 प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो है एनसीईआरटी का बुक वगैरह से पढ़ते रहता हूँ और पढ़ाते रहता हूँ। और ये मैं 12th के बच्चों को बायोलॉजी की किताब से पढ़ा रहा था, जहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखा, और ये एनसीईआरटी का बुक का है। तो इसलिए अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अपनी तैयारी सब तरह सभी चीज़ में बेहतर है, तो आप थोड़ा सा 9th-10th के बुक को लेकर चलिए, थोड़ा पढ़ा कीजिए, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ते हैं तो या तो हो सके तो थोड़ा बहुत किसी 9th-10th के बच्चे को पढ़ाने का कोशिश कीजिए। आपको उससे जितना बेनिफिट मिलेगा अदर किसी के क्लास को देखने से उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना आपको पढ़ाने से या करने का मतलब कि खुद से एनसीईआरटी का बुक पढ़ने से जितना फ़ायदा मिलेगा आप किसी का भी वीडियो में देखिएगा उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं निश्चित कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपको अगर समय मिलता है तो एनसीईआरटी का बुक 9th-10th का निकालिए और उसको पढ़ा कीजिए, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहे, जो भी रहे, उसको पढ़ा कीजिए, आपको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, और क्या बोलूँ, चलिए इसको कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ये सीरीज का है, तो कहीं ना कहीं सीरीज में ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 5 बढ़ रहा है, यहाँ से देखा जाए तो 9 बढ़ रहा है, इधर 1 और 2 21, इधर 12 में 7 गया 5 और 8 में 2 6 गया 2 25। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 4 बढ़ा है, यहाँ भी 4 बढ़ा है, यहाँ भी 4 है, तो इसमें भी 4 बढ़ा कर देख लेते हैं। तो 13, तो 16 में 13 बढ़ाएंगे तो 29, उसके बाद 13 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 17, कितना होगा 17, 17 बढ़ा कर देखते हैं इसमें 46 आता है कि बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर 13 बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस जगह पर 13 बढ़ाना पड़ेगा 13, और इन सब का अंतर 4 का है कि नहीं? इसका भी अंतर देखिए, 13 से 17 में 4 का अंतर है कि नहीं? तो बस इस तरह से इसका 29 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इसको कीजिए, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में मैं प्रायः कहता हूँ कि दोस्त, आपको ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू एकदम आपके टिप पर याद होनी चाहिए, जिससे कि आपका 50% जो क्वेश्चन होगा आराम से कोडिंग डिकोडिंग का बन जाएगा। 50% क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग उमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जैसे कहने का मतलब देखिए, मैं अगर कहूँ कि जेड 26 पर है, डायरेक्ट टी 20 पर है, एन 14 पर है, एच 8 पर है, क्योंकि हमें ये चीज़ वैल्यू याद है। बात समझ रहे हो? ये वैल्यू याद है, तभी मैं इतना फास्ट लिख पा रहा हूँ, और आपको भी ये चीज़ याद होनी चाहिए, जिससे कि आप जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ नहीं भी लिखता ना, फिर भी मैं आंसर कर सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर 6 घटा, यहाँ भी 6 घटा, यहाँ भी 6 घटा, तो इसमें भी 6 घटाता, डायरेक्ट 6 घटाता तो 2 आता, 2 पर बी आता है, और बी वाला जो भी ऑप्शन होता मार्कर निकल जाता। जरूरी नहीं है कि अब इसका सीरीज को चेक किया जाए। बात समझ रहे हो कि पहले मेरी प्रायोरिटी रहता है कि मैं इसको पहले शुरुआत की चेक करूं, उसके बाद एक बार ऑप्शन को देखूं कि बी वाला कोई दूसरा तो नहीं है। अगर रहता तो फिर मैं आगे
के बारे में चेक करता। और यहाँ पर फायदा है दोस्त, समय की बचत होगी कि दूसरे में आपको दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा और ये कोई गलत नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो? तो इन सब बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और क्या, यहाँ पर देखिए क्या है, इस सीरीज में क्या चल रहा है। 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए तो कितना बढ़ रहा है, 1 1 11 बढ़ रहा है। तो और आगे देखते हैं, 3 2 5, तो 2 बढ़ाते हैं तो इसमें अगर 7 बढ़ा कर देखते हैं तो 19 होता है। 7 बढ़ाएं तो 19 होता है। और यहाँ से ये कितना बढ़ा, 9 बढ़ा है। तो बिल्कुल सही सीरीज चल रहा था। इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है और इसमें 2 बढ़ा है। तो ये 19 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में हमें पता है कि बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम होती है। तो इसका एक तरीका मैं ढूंढा हूं कि उससे आप कीजिएगा तो आसानी से बनेगा। हालांकि वो चीज़ नहीं भी कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन गलत ना हो तो उस पर चलिए चर्चा करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मैंने एक अलग जगह पर लिखा है। हमसे खोज क्या रहा है, टमेटो इज टेस्टी। टमेटो इज टेस्टी के बारे में क्या कोड है। जैसे यहाँ पर क्या है, बीर ले नेक का अर्थ ये है, पिक नेक होर का अर्थ ये है, तो कोक बीर होर का अर्थ ये है। तो टमेटो इज टेस्टी का अर्थ क्या होगा, यानी इसका कोड किससे किया गया होगा। तो इसको मैंने कुछ अलग पेज में लिखा है जो कि आपको काम आएगा। हमसे पूछा गया है टमेटो इज टेस्टी का क्या होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए अब इसको ढूंढना कैसे है। तो इनमें से किसी भी एक चीज को पहले पकड़िए। मैं ईज को पकड़ रहा हूँ, ईज को, और अब मैं ईज यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ईज है कहाँ। सेम चीज मैंने यहाँ से लिखा है, जो यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर है, सेम चीज मैंने इसको इधर लिखा है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिखा है कि टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर ईज मैंने यहाँ पर देखा, ईज मैंने यहाँ पर देखा, और ईज जब दोनों में देखा तो दोनों में इधर सेम चीज कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमें होर दोनों में दिखा, होर दोनों में दिखा। तो इसका मतलब ईज का मतलब होर है, ईज का मतलब होर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? अब मैं किसी एक चीज को पकड़ूंगा, क्योंकि टमाटो एक ही जगह है लेकिन टेस्टी 2 जगह है। टेस्टी 2 जगह है, यहाँ है, यहाँ पर है टेस्टी और यहाँ पर है टेस्टी। तो इसमें भी टेस्टी, इसमें भी टेस्टी। तो इसके कोड में जो भी होगा दोनों जगह होगा। तो इसमें इन दोनों में देखूं तो क्या हमें दिखा, तो इन दोनों में हमें ये दिखा, VIR, ये दिखा। इसका मतलब टेस्टी का मतलब हमारे पास जो है BIR है। तो जो भी आंसर होगा उसमें होर या होर बीर होगा ही होगा। तो चलिए एक बार पीछे चलते हैं। क्या इसमें होर बीर है? नहीं, इसमें होर बीर है, होर बीर है, इसमें भी होर बीर है। तो ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन क्या इसमें होर और बीर दोनों है? होर और बीर दोनों है क्या? नहीं है। तो ये वाला आंसर नहीं। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। तो अब हमें पकड़ देखना है किसके बारे में। चलिए आगे पीछे जाना है, ये तो मैं पीछे चल गया। ओके, यहाँ पर अब हमें चाहिए टमाटो के बारे में। तो टमाटो बेचारा हमको यहाँ पर दिखा, टमाटो हमको यहाँ पर दिखा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो टमाटो का हमें ढूंढना है। तो हमें दूसरा चीज इसमें ग्रीन नजर आया, क्योंकि ईज का काम खत्म हो गया है। ग्रीन नजर आया, ग्रीन यहाँ भी और ग्रीन यहाँ भी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इन दोनों में ग्रीन का कोड सेम होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो इसमें भी देखिए नेक है और इसमें भी नेक है। तो नेक छोड़कर जो भी होगा वो टमाटो का होगा, क्योंकि होर पहले ही आ चुका है। नेक आ गया ग्रीन का, बचा हुआ टमाटो का PIC होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? टमाटो का PIC होगा।
तो होरबिर पिक जिसमें भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? होरबिर पिक इसमें है, आप समझ रहे हैं? अब ले से कोई लेना देना है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसे इस तरह से करनी चाहिए। हालांकि कुछ समझदार स्टूडेंट यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे में से सभी को कोई नहीं समझ सकते हैं उसे। नेक्स्ट चलिए, अब भी इसमें भी आपको कोडिंग का कहने का मतलब कि प्लेस वैल्यू यहाँ पर भी देखिए कितना ज़्यादा काम आएगा। 13, 16, 20, 25। हम इसमें कहा है कि गलत अक्षरों के समूह को बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है PYCG में। तो ठीक है, 13, 3, 16, 4, 20, 5, 25। पहले 3 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है। ये सीरीज चला है अल्टरनेट पर। किस पर? एक को छोड़कर एक पर। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए। ये आपका 3 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये आपका 7 पर आता है। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 तो बढ़ा है, लेकिन आगे 4 बढ़नी चाहिए थी ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 1 के बढ़ा है, तो इसलिए गलत। तो कौन सा गलत होगा? ये G गलत होगा। G के स्थान पर क्या आना चाहिए? 6 में 4 बढ़ाएंगे तो 10, 10 पर आता है आपका J। क्या आता है? J। तो G के जगह पे J होना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ आपको हिंट्स दे देते हैं याद करने के लिए कि आप प्लेस वैल्यू कैसे आसानी से याद कर सकते हो। इजोटी, ये E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, वो 15 पर आता है, T 20 पर आता है, Y 25 पर। इससे आगे पीछे कर आप याद कर सकते हैं। जैसे आपसे D पूछा जाता है तो D E से एक पहले यानी D E 5 पर, तो ये 4 पर। इसी तरह F पूछता था, F E के एक बाद यानी 5 पर यानी 6 पर हो जाता है F। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं हो रहा है तो। हालांकि ऐसे ही याद कीजिए तो बेहतर है, हालांकि ये भी काम आ सकता है। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन में दोस्त कुछ गलत है क्योंकि यहाँ पर कुछ होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ होना चाहिए, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक रह गया है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए। कहता है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 मित्र अरुण बाला जो भी है वह उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। अरुण बाला के साथ है। ठीक है, कोई अरुण नाम का व्यक्ति है, वह बाला के साथ है। तो क्या मैं अरुण और बाला यानी कहने का मतलब कि कुछ 5 व्यक्ति है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बैठाएंगे यहीं पर, पहले स्थिति डिसाइड कर लें। तो क्या बोला है कि यहाँ पर अरुण और बाला एक साथ है। तो एक साथ कहने का मतलब कि अरुण के दाएं बाला हो सकता है या बाला के दाएं अरुण हो सकता है, लेकिन दोनों साथ साथ होंगे। तो या तो ये कंडीशन होंगे या तो ये कंडीशन। अभी कौन सा कंडीशन होंगे कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए मैं इसे अलग से लिखा। ठीक है, अब कहता है कि दिनेश चानू के साथ बैठा है। तो इसका मतलब दिनेश चानू के साथ बैठा है, तो ऐसे बैठ सकता है, या तो चानू दिनेश ऐसे बैठ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कि कौन सा कंडीशन होगा। जो भी होगा पहले उसे लिखते चलेंगे। दिनेश इगालो के साथ नहीं है, दिनेश इगालो के साथ नहीं बैठा है, तो इस बात को नहीं वाले को इग्नोर करते हैं। इगालो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। बायां यानी ये अगर बेंच है तो बायां इधर है, उत्तर की ओर अगर देख रहा है सभी लोग तो ये बायां ओर है और ये आपका दायां ओर है। तो इसने कहा है कि इगालो बेंच के बाएं सिरे पर, यानी इगालो यहाँ पर है, इगालो फर्स्ट कंडीशन पर यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो इगालो यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पर, एकदम बाएं पर बोला है, बाएं सिरे पर। सिरे पर कहने का मतलब लास्ट में। ठीक है, चीनू दाएं से दूसरा है,
चीनू दाएं से दूसरा है, तो दायां इधर और इधर से पहला और दूसरा, तो यहाँ पर है चीनू, यहाँ पर है कौन, चीनू। लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दिनेश इधर है कि इधर है, आगे डिसाइड होगा बाद में, समझिएगा बात को। अरुण बाला के दाएं है, अरुण बाला के दाएं है, यहाँ पर कह दिया कि अरुण बाला के दाएं है। बाला के दाएं यहाँ पर ना है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाला के दाएं है और दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये बाला और ये अरुण, तो इसके दायां इधरे ना होगा, तो ये फिक्स हो गया, बैठ गया। तो एक ही व्यक्ति ना बचा, कौन बचा, दिनेश, तो दिनेश को बैठा दीजिए ना, काम कंप्लीट। तो अब कहता है दिनेश की स्थिति क्या है, तो दिनेश की स्थिति दिखा जाए तो ठीक दाएं पर है, ठीक दाएं पर, ओके। तो ये राइट आंसर है, इसमें कुछ नहीं है, इस तरह से कीजिएगा, आसानी से बनेगा। सीटिंग अरेंजमेंट है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से बनाने का है, बात समझ रहे हो। अगर हड़बड़ा जाइएगा तो गलती होने की चांस होगा, इसलिए आपको जब एग्जाम में मैं एक थोड़ा सा सजेशन देता हूँ, अगर एग्जाम में जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए तो आप उसको पहले स्किप करके निकलिए। स्किप करने का मतलब छोड़ना नहीं है, स्किप करने का मतलब उसको लास्ट में बनाना है, क्योंकि अगर ये एक बार में अगर ये गलती हुआ तो आपका 5 मिनट टाइम लेगा कि 10 मिनट टाइम लेगा कोई फिक्स नहीं है, आपको बहुत टाइम खपत हो जाएगा। और जब बहुत टाइम खपत हो जाएगा तो वहाँ पर जो 90 मिनट था वह 20 मिनट दिखने लगेगा, और 20 मिनट जब दिखेगा तो लगेगा कि बहुत कम टाइम है, और उस स्थिति में जो जानते हुए भी क्वेश्चन होगा वो आपका गलत होगा, बात समझ रहे हैं। तो जब आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए और या फिर क्या कहते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो उन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करके स्किप करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल नहीं, उसको बाद में करना है, लेकिन उसको उस समय के लिए स्किप करना है, पढ़ने पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बात समझ रहे। अगर हाँ लगे कि इजी है तो कर सकते हो, क्योंकि एक नज़र से भी पकड़ा जाता है कि ये इजी है कि हार्ड है, बात समझ रहे। तो थोड़ा सा ध्यान रख कर नेक्स्ट चलिए इसमें रिलेशन को ढूंढिए कि क्या है, कि कौन सा भिन्न विकल्प है। तो चलिए देखते हैं, मैं सीधा सीधा कहता हूँ 8 या 24 1 25 है ना, यानी 3 गुना करके 1 जोड़ा है। 15 या 45 1 46, यानी 15 का 3 गुना करके 1 जोड़ा है। 12 का 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 होगा, ना कि 39 है ना। 12 या 36 1 37, तो यही अलग है, बाकी बात देख लेते हैं। यहाँ 9 या 27 1 28 बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन भिन्न है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर ढूंढिए क्या रिलेशन है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 19 और 22 को जोड़िए तो आ गया आपका 41। कितना आ गया, 41, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 41 जो लिखा हुआ, इन दोनों का अंतर उसके बाद आगे लिख दिया। 4 और 1 का अंतर कितना, 3, उसके आगे लिख दिया, जो कि 413 है। क्या मेरी बात को समझ रहे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई कीजिए। 42 और 12 को ऐड कीजिए तो कितना हुआ, 4 5, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना, 1, आगे जोड़ दीजिए, आगे लिख दीजिए, तो 541 ये राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए बनाइए, ये दिशा निर्देश का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं इतना करा चुका हूँ कि अब तो आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा जो पहले से हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं ही जो हूँ मैं हूँ, नहीं, मेरे से भी धुरंधर सब है, बात समझ रहे हैं। तो जो धुरंधर हैं दोस्त, प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर रहेगा। और जो थोड़ा बिगिनर हैं तो वो उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, सीखिए। तो देखिए, चिमुर गांव रेवा गांव से 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो चलिए थोड़ा सा
दिशा निर्देश के बारे में समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक इस तरह से खींचा, तो ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। ये आपकी क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं तो ये आपका उत्तर होना, और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अगर कहें कि आपको पूरब जाना है तो इधर जाना होगा, दक्षिण जाना होगा तो इधर, पश्चिम तो इधर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से, उस बात को आप यहाँ पर अच्छी तरह रिलेट कर पाइएगा। सवाल में देखिए तो क्या कहा कि रेवा गांव से 20 किलोमीटर उत्तर में, यानी रेवा गांव को पहले हमें लिखना है कि कोई रेवा गांव है। ठीक है, रेवा गांव है। इसके उत्तर में, उत्तर बोला जाए तो 20 ऊपर 20 किलोमीटर चिमूर गांव है। कौन सा है? चिमूर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो ये उत्तर में। फिर कहता है कि राहते गांव रेवा गांव से 18 किलोमीटर पूर्व में। तो रेवा का पूर्व, इसका पूर्व किधर? इधर जाएगा। पूर्व किधर? इधर जाएगा, है ना। तो पूर्व इधर गया और कितना? 18 किलोमीटर। ठीक है। कौन सा गांव? राहते गांव। ऐसा भी गांव है क्या? होगा, तभी तो लिखा है। तो चलिए, राहते गांव नहीं भी हो सकता है दोस्त, मैंने कह दिया हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है राहते गांव। अब पता नहीं ऐसा गांव का नाम है कि नहीं है, लेकिन चिमूर गांव का तो नाम हमने सुना है, ऐसा है। रेवा गांव का भी नाम सुना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट आगे। अंगने गांव चिमूर गांव से 12 किलोमीटर पश्चिम। तो चिमूर गांव यहाँ है, इसका पश्चिम किधर? इधर, है ना। पश्चिम किधर? इधर जाएगा, इधर इधर इधर। पश्चिम गया, ये पूरब गया था, ये पश्चिम गया। और कौन सा गांव आया? 12 किलोमीटर। कौन सा गांव है? अंगने गांव। अंगने, हमारे इधर अंगने को आंगन कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ पर तो पूरे अंगने को गांव में बना दिया है। अच्छी बात है। और आगे देखिए, कहता है अदी संजय राहते गांव से चलकर अंगने गांव जाता है, यानी यहां से चलकर इधर जाता है, यहां से चलकर इधर जाता है। ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में है? यानी इस बिंदु से चलना शुरू किया, तो इसका प्रारंभिक बिंदु यही है ना। तो इस बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में? तो जैसे ही संदर्भ में पूछे और जिस बिंदु से पूछे उस बिंदु पर ये वाली कांड करना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये वाले। अब इस पर आपको दिशा निर्देश कर देना है, ये उत्तर और ये पश्चिम। तो क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर, क्योंकि ये किसके बीच में आया? उत्तर पश्चिम के बीच में आया, और ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक खंभे के सम्मुख खड़ा है। तो चलिए, खंभा, इस खंभे को मैंने खड़ा किया और सूरज कहीं ना कहीं इधर उगा होगा, पूरब की ओर उगा होगा। हमारे सूर्य भगवान जी है ना, इधर उगा होगा। तो इसकी छाया कुछ इधर बनती होगी, इसकी छाया इधर बनती होगी। तो कहता है खंबे की छाया जो है ठीक दाहिने ओर बन रहा है। किसके? कुमार के दाहिने ओर बन रहा है, यानी ये जो मुंडा है आगे देख रहा है, और इसका दाहिना किधर? अगर मैं कहूं तो दाहिना इधर, इसका मतलब इधर इसका पिछवाड़ है, इधर इसका पिछवाड़ है, मुंडी आगे है, तभी तो उत्तर की ओर देख रहा है, तभी तो इसका दाहिना हाथ, ये जो दाहिना हाथ होगा इधर होगा, और इसी पर इसका छाया पड़ रहा है, इसी पर इसका छाया पड़ रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी पर इसका छाया पड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है? दाहिने, ठीक दाहिने ओर बन रहा है। तो वह किस दिशा के सम्मुख है? वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? अच्छा, मैं दाहिना देखूं, ये पूरब की ओर,
से ही सूर्योदय के बाद सुबह एक खंबे के सम्मुख खड़ा है, यानी खंबा को वो देख रहा है, खंबा को देख रहा है, सम्मुख खड़ा है। तो खंबे की छाया उसके ठीक दाहिने ओर पड़ रहा है, दाहिना ओर, तो दाहिना तो इधर होगा, अगर मुंडी उसका होगा उधर होगा तो, यानी जैसे आप अभी मोबाइल को देख रहे हैं, तो किस दिशा के सम्मुख होगा, तो इसका मतलब वो उस तरफ देख रहा है। और उस तरफ देखने का मतलब दक्षिण तो नहीं, उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर, क्योंकि इसकी छाया इसके दाहिने ओर बन रहा है। तो वह किस दिशा के सम्मुख था? आंसर इसका नहीं आ रहा है दोस्त। दाहिने ओर बन रहा है, दाहिना दाहिना। अगर मैं इसको इस साइड मुंडी करवा देता तो वो तो फिर मतलब कि दक्षिण देखने लगता, लेकिन उसका बायां, दाहिना तो ये है, दाहिना ये है और ये बायां है। तो मेरे उम्मीद से इसका जो होना चाहिए उत्तर की ओर देखना चाहिए। मेरे अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या सही है या फिर गलत है। मेरे उम्मीद से इसका आंसर उत्तर होना चाहिए। मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, अन्यथा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। मिस्टेक का कोड यह है और इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा? तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है ना, कहीं ना कहीं इसी से ये ढूंढ के इसमें लिखा गया रहता है जो भी अंक रहता है। तो इसको करने का एक सही तरीका देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। आप शुरू का और लास्ट का चेक कीजिए। आई ढूंढिए, आई कहाँ पर है? यहाँ पर दूसरा स्थान पर, तो कोड में दूसरा स्थान पर 7 है, तो शुरू का 7 होना चाहिए। ई ढूंढिए, ई कहाँ पर है? यहाँ पर है। ई यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब ई का कोड 2 होगा। तो शुरू में 7 लास्ट में 2, शुरू में 7 लास्ट में 2 है इसमें, और कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो ये मार्क करने के लिए बाकी बार ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी से इसमें जो भी शब्द लिखा हुआ है, जो भी लेटर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इसी से निकाल कर, इन्हीं से निकाल कर इसमें भरा हुआ है। बात समझ रहे हो? तो ये राइट आंसर हो जाएगा और इस तरह में यही रहता है। नेक्स्ट चलिए आज पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, भले ही 1.5 घंटा का बने, इसको पूरा कंप्लीट ही कर देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो का था जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं कराया था। तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए और इसमें देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या है, 15 9 24, 24 15, यानी 15 9 24 हुआ, और फिर 15 में 9 जोड़ेंगे तो फिर 24 होगा, 24 में 9 जोड़ेंगे, 24 में 9, क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखें तो 6 बढ़ा है, यहाँ पर देखें तो 9 बढ़ा है, यहाँ पर देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है, इधर मैं करता हूँ तो 10 बढ़ रहा है, नहीं 3 इसमें देखिए 3 का गैप, इसमें भी 3 का गैप कर देता हूँ, 12 बढ़ाता हूँ, तो 12 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। कितना? 36। और इसमें देखा जाए इस 36 से इसमें कितना बढ़ा होगा, देखिए तो 5 1 15 और इधर 18। हाँ यही लॉजिक चलेगा।
सिंपल सा 3-3 का गैप हो रहा है। यानी इस 34 के जगह पर, कहने का मतलब कि इन 34 के जगह पर अगर 36 होता, अगर यहाँ पर 36 होता तो राइट आंसर हो जाता। इसका मतलब ये 34 ही गलत था। क्यों? देखिए यहाँ से ये 12 बढ़ा, यहाँ से ये 15 बढ़ रहा है बिल्कुल, यहाँ से 18, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से 34 यहाँ पर गलत है, जो कि यहाँ पर 36 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3-3 बढ़ रहा है, 3-3 आगे सीरीज में बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या है, 6 से 36 हुआ है तो 8 से क्या होगा, तो यानी 6 4 के 36, तो 8 8 64, तो 64 ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज सोचा गया होगा इसमें। तो देखिए क्या सोचा है इसमें, तो इसमें सोचा गया कि 6 को आप 5 बार गुना करो, जैसे कि 6 को आप 5 बार गुना करो प्लस का 6 ऐड करो, तब जाकर 36 हुआ है। तो इस 8 को भी आप 5 बार गुना करो प्लस का 8 ऐड कर दो, जो संख्या है वही चीज ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 48, तो इसका मतलब 8 का मतलब 48। बात समझ रहे? तो ये 48 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसको कीजिए। चलिए ये भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कीजिए। P बिंदु P से मोहित 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। कोई स्टार्टिंग पॉइंट P है, इससे रोहित जो है 5 किलोमीटर पूरब मतलब कि इधर, अभी हमने कुछ देर पहले यह डायरेक्शन में बताया था कि पूरब जाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाना होगा, तो कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है और वह दाएं मुड़ता है। हाँ, और एक चीज यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा कि घड़ी में जो आपका गति होता है वो इस तरह से होता है ना, तो इधर से इधर मुड़ता है। जब इधर से इधर मुड़ने की बात करते हैं तो उसे क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हैं? और इधर से जब इधर मुड़ने की बात होती है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। बात समझ रहे? तो इन बातों को थोड़ा सा इसमें रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे। कहता है पूर्व की ओर चलता है और वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या? ऐसे जा रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे, यानी ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला? 2 किलोमीटर। तो 5 का लाइन थोड़ा बड़ा मैंने खींचा, 2 का थोड़ा छोटा, और पुनः दाएं मुड़ा, यानी ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा था, ऐसे गया फिर क्लॉकवाइज। बात समझ रहे? ऐसे गया फिर इधर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा है और 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ा है और 2 किलोमीटर चला है। फिर वह कहता है कि दाएं मुड़ा, तो ऐसे जा रहा था, दाएं मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, और 2, जब ये 2 इतना है तो ये भी 2 उतना ही होगा, तो यहाँ पर पहुंच गया। तो कहता है कि Q तक पहुंच गया, और यही है Q पॉइंट, यही है Q पॉइंट। तो P और Q के मध्य दूरी क्या होगा? तो एक बात बताइए, जब ये 3, तो ये वाली भी तो 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक 3, तो टोटल था कितना? 5 ना था, टोटल कितना था? 5 था, तो ये 3 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना? 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द, अच्छा शब्द, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा? तो देखिए रीजनिंग में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा जीके वके का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। छोटी मोटी जो विविध चैप्टर का है उसको याद पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 4 मीनार आपके भारत में है, तो पिरामिड कहाँ पर है? तो पिरामिड आपका मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए क्या है, ये भी
सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो बस अंतर करके देखिए, जो भी आए वही राइट आंसर है। इसमें क्या है, कितना बढ़ा है, यानी यहाँ से ये कितना घटा है, इस चीज़ को ढूंढना है। 1 और 10 में 9 के 11 घटा है ना। यहाँ से यहाँ तक में देखिए कितना घटा है, तो 3 1 13 घटा है। तो आगे यहाँ पर देखा जाए तो कितना घटा है, 14 में 5 गया 9, 1 19 घटा है। तो इसका मतलब ये जो घटाव का सीरीज है इधर बढ़ते जा रहा है, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 19 पहुँचा है। तो हो सकता है कि इन दोनों का अंतर कितना 2 हो सकता है, इसका अंतर भी 2 हो, तो 15 घटा कर देखते हैं तो कितना होता है 1 और 7 71। इसके बाद यहाँ पर 15 का डिफरेंस आया, तो आगे कितना का आना चाहिए, 15 में 2 17 का डिफरेंस आना चाहिए। क्या 17 घटाने पर इतना आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो ये आपका 71 राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है, तो ये सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट, चलिए इसका तो ऑप्शन है लगाना भूल गया, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ ऑप्शन। कहता है कि आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाती है। फार्मासिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट, बढ़ई। तो चलिए इसका ऑप्शन मैं बनाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 4 गो है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बनाया। ऑप्शन नंबर इधर बी बनाता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 बनाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इनमें से कौन सा सर्वोत्तम ढंग से, मतलब कि संबंध सही रहेगा। फार्मिस्ट, पेशेवर, आर्किटेक्ट, बढ़ई, कौन सा सही रहेगा। तो देखिए पेशेवर के अंदर आर्किटेक्ट भी आएगा, बढ़ई भी आएगा और फार्मिस्ट। ये सभी पेशा अलग अलग है, ये सभी के, ये तो पेशेवर है, तो पेशेवर का लाइन ये हुआ, और इनमें सभी अलग अलग आएंगे और सभी अलग अलग पेशा है कि नहीं। आर्किटेक्ट भी अलग पेशा है, बढ़ई भी अलग पेशा है, किसानी भी अलग पेशा है कि नहीं। तो इनको इससे मिक्स नहीं कर सकते, इनको इससे मिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पेशेवर के अंदर, पेशे के अंदर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए और 3-4 क्वेश्चन होंगे दोस्त, ज़्यादा अब नहीं होगा। तो चलिए XYZ की कुल आयु इतनी है, XY से 2 वर्ष वयस्क है, ठीक है, और YZ से 2 गुना वयस्क है। तो Y की आयु क्या होगा, तो चलिए करते हैं। तो कुल आयु तो हमें दिया है, X + Y + Z की वैल्यू दिया है कितना 27 है ना। तो दूसरी स्थिति में कहा है कि Y Z से 2 गुना है, यानी Y जो है Z का 2 गुना है, ये बात कहा है। उसके बाद कहा है X Y से 2 वर्ष बड़ा है, X Y से 2 वर्ष बड़ा है, यानी X की बात करूं तो Y कितना है 2Z है, कह सकते हो कि नहीं, Y बराबर 2Z। तो 2Z से 2 वर्ष वयस्क है, यानी 2 वर्ष बड़ा है, +2। बस आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। अब ज़्यादा आपको नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, X के जगह पर हम ये चीज पुट कर देते हैं, X बराबर 2Z + 2, 2Z। चलिए Z को थोड़ा अलग तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं, 2Z + 2, Y को 2Z लिखूंगा, Y को क्या लिखूंगा 2Z, क्योंकि Y बराबर 2Z है, 2Z + Z तो है, ये है Z तो है, ये है ना, है बराबर में 27। तो यहाँ पर 3 गो Z, 2 गो Z,
यहाँ 2 गो जेड, कई गो हुआ 4 गो जेड और ये गो जेड, 5 गो जेड हो गया, यानी 5 गो जेड प्लस में 2 है, इधर प्लस में 2 है तो उधर जाकर माइनस में 2 माइनस हो जाएगा तो ये 25 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 25 हो गया था। यानी यहाँ से देखा जाए तो जेड बराबर क्या निकल गया आपका 5 निकल गया। इसको कटाइएगा तो क्या 5। बस अब हमें चाहिए y की वैल्यू, और y बराबर क्या है 2z, y बराबर क्या है 2z। तो आप पुट कर दीजिए y बराबर क्या है 2z, और z की वैल्यू तो 5 आया, z की वैल्यू कितना आया 5, तो ये 5 दूनी 10, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसमें देखिए क्या रिलेशन है, कहता है कि इतना बराबर ये है तो इतना बराबर, तो इनमें इन सब के रिलेशन को ढूंढना होता है। तो 8 दूनी 16, यानी इसका मतलब गुना और इसका मतलब प्लस, 6 चौके 24 और 24 दो 26, यानी इसका मतलब भी गुना और इसका प्लस। तो यानी हैशटैग का मतलब गुना है, इसका मतलब प्लस है, तो इसमें भी पुट कीजिए क्या है 3 हैशटैग के जगह पर गुना और एट द रेट के जगह पर +9, तो 7 या 21 +9 कितना हो गया 30, तो ये आपका राइट आंसर 30। चलिए नेक्स्ट, चलिए आयतन का संबंध लीटर से है तो लंबाई का संबंध क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि आयतन को हम लीटर में मापते हैं तो लंबाई को किस में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। ओके नेक्स्ट, तो ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वह टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो हालांकि ये 58 नंबर वीडियो है, जैसे ही ये 60 पूरेगा, यानी वीडियो 60 पूरेगा, मैं सभी के पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हालांकि 35 वीडियो तक का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दिया विथ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के साथ भी और बिना सॉल्यूशन वाला भी दोनों डाल दिया हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अगर पीडीएफ चाहिए या सॉल्यूशन पीडीएफ में चाहिए तो वहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बात और क्या बोलूँ, देखिए दोस्त, अगर कुछ गलतियाँ वगैरह अगर हमसे हुई हैं तो उसके लिए सॉरी दोस्त, क्योंकि देखिए दोस्त, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि हमसे गलती नहीं होगी, हमसे भी गलती हो सकता है दोस्त। मैं भी एक इंसान हूँ, हमारे भी दिमागों से कुछ ना कुछ निकल जाता है। जैसे आपने देखा कि अभी एक कौन सा क्वेश्चन था जो पीछे मैंने कहा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा, दिशा निर्देश वाला, कि एक खंबे की जो छाया है उसके दाहिने तरफ पड़ रहा है, दाहिने तरफ पड़ रहा है, तो वह किस ओर सम्मुख करके खड़े हैं। हो सकता है हमें समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है हमें खुद समझने में दिक्कत हो रही हो, बात समझ रहे, तो वहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, और गलतियाँ इंसान से ही होती है, चाहे मैं रहूँ, चाहे अब दुनिया का किसी भी व्यक्ति को ले लो, बढ़िया से बढ़िया टीचर को ले लो, गलतियाँ करते हैं। मैंने अच्छे टीचरों को फंसते देखा है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचरों से तैयारी किया है, बात समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमने भी देखा है अच्छे टीचर को फंसते हुए। तो मैं किस खेत की मूली हूँ दोस्त, हमसे भी गलतियां हो सकती है और मैं भी फंस सकता हूँ, और इसको अपने दिल पर मत लीजिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए थे तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्त हमें फॉलो कर लीजिए, मैं बहुत दूर आगे तक ले जाऊंगा, आपको एक एवरेज से ऊपर तक पहुंचा दूंगा मैथ और रीजनिंग में। अदर सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग में हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा लेवल तक पहुंचा सकूं, बात समझ रहे। तो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो दोस्त एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हौसला बढ़ता है। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमारी हौसला बढ़ता है कि जो मैं करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है।
कहीं ना कहीं उससे किसी न किसी भाई को मदद मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ को मतलब कि नहीं पा सकते, वो यहाँ पर फ्री में पा सकते हो। भले ही आपका टाइम लग रहा है, थोड़ा सा डाटा खर्च हो रहा है, अन्यथा आपका डाटा तो ऐसे भी क्या कहते हैं शॉर्ट्स वगैरह में आधा डाटा तो गायब हो जाता होगा। तो थोड़ा सही जगह यूज कीजिए उस डाटा को, काम आएगा। और हमारी भी डाटा आपके आप तक वीडियो पहुंचाने में पर डे कम से कम 5 से 6 GB ख़त्म होता है। हालांकि हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड डाटा रहती है, जिसके वजह से हमें फ़र्क नहीं पड़ती है। लेकिन आप लोगों को पड़ता हो सकता है कि अनलिमिटेड डाटा ना हो, तो जैसे कि कोई दोस्त 1.5 GB 2 GB में काम चला रहे हों, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ दोस्त। तो और क्या बोलूँ, मौके बाद अर्धनग्न फकीरों को फॉलो करने से बेहतर है कि हमारे जैसे इंसान को फॉलो कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।